राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसके जो लेखक है वो कौन है? तो वो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो लिखा गया है वो आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है एक, जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम अपना जो गाना है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से। जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं इसके राष्ट्रीय गीत की भाषा की बात करूं, कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो भाषा से आपको समझ रहा होगा। ऐसे लिए अगर मैं लिखूं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो एक चिन्ह कौन सा है हलंत में आज जो, तो वो कौन सा चिन्ह है? ध्यान रखना, संस्कृत का। तो भाषा कैसी होगी? संस्कृत। राष्ट्रीय गीत गाने का समय। राष्ट्रीय गीत गाने का समय तो वो कितना है? 65 सेकंड, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, बात समझेंगे। 1 मिनट 5 सेकंड, इसको मैं क्या है लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारा सारा का सारा क्या मैटर था? तो राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बात समझ में आ गई इनको कब अपनाया गया? तो कब अपनाया था? अंतिम बैठक के समय 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, जब क्या हो गया था, लास्ट बार मिलती, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ये तो आपकी बुक में ही है, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और चुनने का कार्य दो व्यक्तियों को दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और वल्लभ भाई पटेल को। दो व्यक्तियों को क्या है इसका कार्यभार दिया गया था, ठीक है। आगे बस समझेंगे। तो कैबिनेट मिशन के साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स पैंथी लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे, यानी कि जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो ये तीन लोग थे, कुछ नहीं करना हमें। कैबिनेट मिशन का केवल ये ध्यान रखना कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, या संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नोट में ध्यान रखें, जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। इसको छोड़ दो, ये हमें कुछ नहीं करना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई इसको। ये मंत्रिमंडल था अपना। जैसी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गृह सूचना प्रसारण का वल्लभ भाई पटेल को। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग पूर्ति जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। खान एवं बंदरगाह CH भाभा। खाद्य एवं कृषि के राजेंद्र प्रसाद। रेलवे का ध्यान रखें अशरफ अली और श्रम का। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये अपना, और ये अपना, बस तीन का खास कर ध्यान रखें, ठीक है। 3 से 4 है बस, ये जो खास करके क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्ताव। उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। उद्देशिका मतलब यानी कि प्रस्तावना। आगे चल के प्रस्तावना, पहले इसका नाम क्या था? उद्देशिका, है ना। अब इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संबंधी आदर्श प्रस्तुत किया था, संविधान के क्या है 42 द्वारा संशोधित करके जोड़ा गया था। इसको ध्यान से समझेंगे, बस ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसे। देखिए प्रस्तावना की यदि मैं बात करूं, प्रस्तावना वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना जो पेश की थी वो किसने करी थी? सबसे पहला तो ये सवाल है। तो वो ये अपना PT नेहरू, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना में ध्यान रखना 3 शब्द जोड़े गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द जोड़े गए। ये जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। केवल एक बार संशोधन हुआ। केवल कितनी बार? केवल एक बार।
एक बार ही क्या हुआ था, केवल एक बार ही क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और संशोधन में ही 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन से? वही पंथ निरपेक्ष, या आप बुक में से पढ़ सकते हो धर्मनिरपेक्ष, बात एक ही है। फिर है समाजवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता, ऐसे सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? राष्ट्र की अखंडता। तो इन शब्दों का खासकर क्या रखा है, ध्यान रखें। 3 शब्द है, 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब जोड़े गए थे? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सवाल ये पूछा जा रहा था प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? तो कितनी बार हुआ? केवल एक बार हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, जो कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है। और संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा? किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ऐसा जो कहा संविधान की आत्मा जो कहा, वो किसने कहा था? ऐसा पीटी नेहरू ने। ठीक है, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, ठीक है, जन्म पत्री, ये सब इसके नाम है। एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये समझने का हुआ है भाई। अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? संविधान की आत्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का मतलब संवैधानिक उपचार। ठीक है, ध्यान रखना, किसे कहा गया? संवैधानिक उपचार को। आर्टिकल 32 को किसके अनुसार? अंबेडकर के अनुसार। बाकी अगर कोई और पूछेगा तो किसी के अनुसार क्या है? संविधान की आत्मा या प्रस्तावना से कुंजी, तो वो सब कहाँ है? पीटी नेहरू के अनुसार है। जन्मपत्री जो कहा है ना, ये सब चीज़ें क्या है? अलग अलग है। लेकिन आत्मा की यदि बात करेंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो प्रस्तावना को। किसके अनुसार? पंडित जवाहरलाल। एक अलग से अगर क्वेश्चन पूछा है कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो किसे? अनुच्छेद 32 को, जिसे हम संवैधानिक उपचार बोलते हैं, जिसमें 5 तरह की क्या की जाती है? रिट जारी की जाती है, उसको संविधान की क्या है? आत्मा कहा। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखें आप, खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, पंथ निरपेक्ष की यदि शब्दों की बात करूं मैं, पंथ निरपेक्ष कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी कि राज्य की बात करो या देश की बात करो, कि देश का कोई भी अपना एक भी धर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे राज्य के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। समता समानता का मतलब यही है कि सब क्या है? सबका क्या है? समान अधिकार होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्र की अखंडता का शब्द का अर्थ भी यही है कि राष्ट्र को एक खंडता, मतलब जिसका विभाजन न हो, किसी भी आधार पर ना हो, सब क्या हो? पूरी तरह से समान हो। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि देश की बात करें या फिर राज्य का ऑप्शन हो, कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, या देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, या धर्म या देश जो है किसी एक धर्म पर बल नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन संविधान में धर्म परिवर्तन के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, धर्म परिवर्तन के बारे में कोई वो नहीं है। तो केवल उसमें ये लिखा हुआ है कि देश का या राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए क्या होंगे? पूरी तरह से समान होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या सारा का सारा मैटर किसमें है? प्रस्तावना में। ठीक है, ये आपको दिखे हुए हैं सब, ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 74 द्वारा। यही केवल क्या है इसके अंतर्गत
इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो लाइन है ये वही है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ध्यान रखना, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार, इसका आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय, ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, ध्यान रखना। एकल नागरिकता का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखें। और ब्रिटेन का ध्यान रखें क्या भाई, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड का ध्यान रखें, नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं यार, ठीक है, तो कहाँ से, आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखें, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो विभाजन होगा वो भी यहीं से ही होगा, इसका भी आप इसका ध्यान रखें। जर्मनी का ध्यान रखें भाई, आपातकाल वसी, ठीक है, आपातकाल की स्थिति। कनाडा, कनाडा में वही है अपना, क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो लिया गया है वो कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से क्या है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें भाई। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लेगा, रूस में पंचवर्षीय योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना, ये आपकी दिल्ली पुलिस में पूछी गई थी। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इनका आप खासकर ध्यान रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका आप इसका खासकर ध्यान रखें भाई। अब पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है, देखें ध्यान से भाई। यदि मैं अनुसूची की बात करूँ, भारतीय संविधान की अनुसूची, तो ध्यान रखना क्या थी, पहले कितनी थी, या मैं इसको लिख सकता हूँ मूल और वर्तमान, ठीक है, तो मूल में कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 12, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आने के जो पूरे चांस हैं अभी, कि मूल संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, तो ध्यान रखना मूल मतलब, ध्यान रखना पहले जब बिल्कुल बना था संविधान उस समय की बात कर रहा, कितनी अनुसूची है पे मत जाइए, वर्तमान की बात नहीं है, क्योंकि वो आज भी है, तो वो ध्यान रखना। जब यदि मैं संविधान की बात करूं, भारतीय संविधान की, तो संविधान तो आज भी है भाई, ध्यान रखना, संविधान तो आज भी क्या है, सुरक्षित है, कहाँ पर, दिल्ली की लाइब्रेरी में, कहाँ पर, दिल्ली की लाइब्रेरी में, और उसे जो रखा गया है, हीलियम गैस के अंतर्गत रखा गया है। ये कौन सी गैस में रखा गया है, हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है इसको आज भी, ताकि वो खराब ना हो गए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और संविधान के कुल पेज है उस समय के 251, ध्यान रखना, पेज कितने हैं, 251। संविधान की भाषा, तो भाषा उस समय की थी, ध्यान रखना क्या, इंग्लिश, ठीक है। और वर्ड की यदि बात करूँ, शब्द कितने हैं, तो उस समय के शब्द थे लगभग कितने, 80,000, अब 1 लाख कुछ के समथिंग हो रहे। तो बात समझ में आई। तो संविधान, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप है पर मत जाना, इस वाक्य पर मत टिकना बिल्कुल भी किसी भी तरह से। संविधान का मतलब है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, जो मूल यानी कि जो पहली बार बना था, तो उसमें कितनी है, तो उसमें कितनी है 8। यदि यहाँ लिख देगा मूल की जगह वर्तमान, तो वर्तमान लिखते ही कितनी हो जाएगी भाई, 12। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना भाई, इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली अनुसूची की बात करेंगे, इसमें भारतीय संघ घटक राज्यों संघ शक्ति क्षेत्रों का उल्लेख है। तो पहली जो ये है, मैं पहली आपको समझाते चलूंगा इसमें ही। पहली जो है, ध्यान रखना, संघ राज्य क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, संघ राज्य क्षेत्र,
तो संघ राज्य क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? सीमा परिवर्तन, और क्या कर सकते हैं? नाम परिवर्तन। ठीक है, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन। जितना भी संघ राज्य क्षेत्र का होगा वो कौन सी अनुसूची में होगा? पहली में। दूसरी देखेंगे, दूसरी अनुसूची ये कहती है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी को राष्ट्रपति, राज्यपाल जितने भी हैं सबके सब, उनको सबको क्या देना? पेंशन भत्ता यानी कि वेतन देना है। कुल मिला के बात यह है। तो दूसरी अनुसूची हमारी आ गई यहाँ पर, पद अधिकारी। तो पद अधिकारी को क्या देनी है भाई? हमें पेंशन, वेतन, भत्ता, ये सब के सब किसको देनी है? वेतन पदाधिकारी को। पदाधिकारी का मतलब है, ध्यान रखना, भाग 5, संविधान का भाग 5। संविधान के भाग 5 में मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, ये न्यायाधीश, ये सब किसके अंदर आएंगे? भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसका। तीसरी अनुसूची, इसमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ को थोड़ा मिस्टेक हो रही, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तो वो ध्यान रखना, वो है शपथ से रिलेटेड। शपथ ग्रहण, जितने भी पदाधिकारी है वो सब शपथ जो ग्रहण करेंगे किस अनुसूची के अनुसार करेंगे? तो तीसरी के अनुसार करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे, चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। किसका? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है। चौथी की यदि मैं बात करूं, तो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, ध्यान रखना, सीटों का जो आवंटन होता है, ध्यान रखना, इसका भी अच्छा क्वेश्चन है। सीटों का आवंटन करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? ध्यान रखना, तो वो है जनसंख्या। और जनसंख्या का भी रूल जो बना था वो कब बना था? 1971 में। तो जनसंख्या 1971। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होता है वो किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या 1971 के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे पांचवी की ओर। तो पांचवी क्या कहती है? पांचवी, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति एवं प्रशासन क्षेत्र के बारे में नियंत्रण, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, यानी पुलिस व्यवस्था जो होगी या उनके लिए जो कानून होगा उसको लेकर है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया। केवल केवल 4 क्षेत्रों की बात की है। इसका आप चाहो तो वो भी बना लेना, शॉर्ट ट्रिक भी, ATMM। ATM ध्यान रखना है ना, ATM। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM। ठीक है, ध्यान रखे भाई इसका, AT, ATM। ठीक है, सातवीं अनुसूची, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे भाई। सातवीं अनुसूची है केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारा, यानी कि शक्तियों का क्या है? विभाजन हो रहा। कितने भाग में हो रहा? 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों के बारे में देख ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, 90% क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जावे। ठीक है भाई, तो इसको समझेंगे ध्यान से। अब सातवें अनुसूची को ध्यान से समझेंगे। सातवीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। कहाँ से लिया गया है भाई शक्तियों का विभाजन? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। विभाजन जो हुआ वो कितने भागों में हो रहा? 3 भागों में। कितने भागों में हो रहा भाई? 3 में। 3 कौन कौन से हैं? 3 है संघ सूची, फिर है राज्य सूची, फिर है समवर्ती सूची। यानी कि 3 तरह से क्या है ये? कानून है, ध्यान रखना, 3 तरह से क्या है? ये कानून है।
कि संघ सूची पर जो कानून बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा, तो वो है केंद्र सरकार। इस पर जो कानून बनाएगी कौन, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती पर दोनों। समवर्ती पर दोनों, यानी कि जितना भी खेल चल रहा है सारा का सारा शक्ति का विभाजन है या कानून है, तो वो किससे रिलेटेड है, टैक्स से। टैक्स जो लेगी किस चीज़ पर, कौन सी सरकार लेगी, तो ये सारा का सारा मैटर है किस पर, सातवीं अनुसूची पर। इनके अंदर से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि संघ सूची में कौन सा कानून है, राज्य सूची में कौन सा, यानी कि किस पर कौन सा टैक्स लेगा। समझेंगे ध्यान से। तो यदि मैं संघ सूची की बात करूं, यानी कि केंद्र सरकार किस किस चीज़ पर टैक्स लेती है। ध्यान रखना, एक चीज़ पॉइंट बना लो अपना, सबसे पहला पॉइंट है मुद्रा। मुद्रा पर जो टैक्स लगता है वो सारा का सारा किसके पास जाऊगा, संघ सूची के। इसको ही अपना एक आधार बना लो पढ़ने का, मुद्रा से। मुद्रा अगर हमारे पास है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा, विदेश में व्यापार कर सकते हैं। विदेश में जाने का मतलब है कि सीमा पार करनी पड़ेगी। सीमा पार करनी पड़ेगी तो उसका क्या देना पड़ेगा, शुल्क। और जाने के लिए चाहिए तो हमें क्या चाहिए, रेलवे, या फिर हवाई यात्रा, या फिर मैं कह सकता हूँ बंदरगाह। इन चीज़ों से ही कर सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ है तंबाकू। ठीक है। डाक एवं तार व्यवस्था भी इसके अंदर आती है। डाक तार। ठीक है, ध्यान रखना, डाक और तार की व्यवस्था मुद्रा के अंतर्गत ही आवे। बीमा इसके अंतर्गत ही, यानी कि बीमा पे जो शुल्क मिलता है, यानी टैक्स जो लगेगा वो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार। विदेशी व्यापार करोगे तो कौन लगाएगी, केंद्र सरकार। सीमा शुल्क जो लगेगा वो किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के। रेलवे यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, बंदरगाह हो, तंबाकू हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के। और ध्यान रखना, सेना, पुलिस नहीं, सेना ध्यान रखना किसके अंतर्गत आवा है, वो भी किसके अंतर्गत आओगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत। एक चीज और है, वो है जनगणना, या मैं इसको बोल सकता हूँ, चलो इतना ही ध्यान रखें फिलहाल। सेना, बीमा, विदेशी व्यापार, सीमा शुल्क, हवाई यात्रा, रेलवे यात्रा, बंदरगाह, तंबाकू, डाक एवं तार, बीमा और गया शेयर मार्केटिंग, यानी कि शेयर बाजार। शेयर बाजार पर जो टैक्स लगा है वो भी किसके पास जावे है, तो संघ सूची, यानी कि किसके पास, केंद्र सरकार के पास में। किसके पास में जाओगा भाई, केंद्र सरकार के पास में सारा का सारा पैसा आपका जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो केंद्र सरकार पे सारा का सारा पैसा यहाँ से क्या है, जाता है। ये सब क्या है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रीवियस पेपर के सारे क्या है, ये पूछे गए क्वेश्चन है कि मुद्रा किस सूची का विषय है, तो किसका, संघ सूची का। डाक एवं तार किस सूची का विषय है, तो किसका, संघ सूची का। सीमा शुल्क किस सूची का विषय है, तो किसका होगा भाई, संघ सूची का। ऐसे करके इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। एक है, ध्यान रखना यहाँ पे जनगणना। ठीक है, जनगणना, यहीं पे जनगणना मतलब किसका, नागरिकता। नागरिकता के लिए जो अप्लाई होगा शर्तें, वो सब किसके अंतर्गत आओगी, संघ सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट समझेंगे, राज्य सूची। यानी कि राज्य सरकार, सीधा हिसाब है। तो राज्य सरकार में ध्यान रखना, एक ही आधार बना लेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कृषि की, तो राज्य का तो सबसे बड़ा आधार क्या है, कृषि है। कृषि को एक टारगेट बना लेंगे। कृषि के लिए क्या चाहिए हमें, भूमि। ठीक है, कृषि के लिए हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए। और कृषि से क्या होगा, जब कृषि होगी तो क्या होगा, पशुपालन होगा। और पशुपालन होगा तो अच्छी क्या होगी, आय होगी। ठीक है, आयकर से बचने के लिए क्या करेंगे हम, भवन निर्माण करेंगे। भवन निर्माण करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन का साधन होगा तो किससे होगा मनोरंजन, शराब से। शराब होगा तो कुछ बदतमीजी भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
ठीक है। या फिर क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो कहाँ डालेगी, कारखाने में, सॉरी कारावास में, यानी कि जेल में। ठीक है। या फिर इसके लिए क्या व्यवस्था होगी, स्थानीय स्वयं शासन की, यानी कि न्याय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन या न्याय व्यवस्था की होगी। ये सारे के सारे क्या है, कर हैं, ध्यान रखना। स्वास्थ्य कर, शराब कर, ये सारे के सारे क्या है, टैक्स है, सबकी सब जितनी भी हम बात कर रहे हैं सबकी इसकी बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये जितने भी हम टैक्स ले रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये जितने भी है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे टोल टैक्स, टोल टैक्स किसके अंतर्गत होगा, राज्य सूची के अंतर्गत होगा। मनोरंजन के रूप में ही ले लो तो किसको, यानी कि मैं कहूँ मेले, मेले पर जो कर लगाया जाता है वो किसके अंतर्गत होगा, सारा का सारा राज्य सूची के अंतर्गत होगा। तो जितना भी ये सब आने वाले हैं, ये सब इन पर जो टैक्स लगती है वो किसकी लगती है, राज्य सरकार की। ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि आयकर किस सूची का विषय है, तो किसका, राज्य सूची का। मनोरंजन कर किस सूची का विषय है, तो किसका है, राज्य सूची का। भूमि कर, भवन कर, तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना भाई, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो कर है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें क्या हो गया, केंद्र प्लस कौन कौन से, राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों के दोनों इस पे क्या करेंगे भाई, पूरी तरह से कर पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि एक तो क्या हो गया वन, और एक ऐसे यहाँ रख लो क्या, कारखाना। दो टॉपिक पकड़ लेंगे, दो है तो हमने दो ही टॉपिक बना लिए इसके भी। तो वन में क्या दी जाती थी, शिक्षा, है ना, वनों में क्या दी जाती थी, शिक्षा। और वन में काम करने वाले को क्या बोला जाता है भाई, मजदूर। वन में जब शिक्षा दी जाती है तो जनसंख्या का कैसा लगा था, नियंत्रण, क्योंकि लोग अधिकतर कहाँ रह रहे थे, वनों में। तो जनसंख्या नियंत्रण सी लगी थी, है ना, जैसे कि जनसंख्या पे क्या हो, नियंत्रण, सब एक जगह नहीं रहे थे। ऐसी कारखाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भाई, सड़कें होनी चाहिए वहाँ के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। ठीक है। बिजली, सड़कें, ये सब क्या है हमारे पास होना चाहिए। और श्रमिक, श्रमिक कर होने चाहिए हमारे पास। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके अंतर्गत आ रही है, हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी पूछे जावे यदि विवाह, कोर्ट मैरिज हम जो करें उसका जो अंतर्गत जाओगा किसके, समवर्ती। ऐसे विवाह विच्छेद, तलाक, तलाक भी करेंगे तो उसका टैक्स किसके पास जाओगा, समवर्ती सूची में, नहीं कि केंद्र राज्य दोनों के पास है विवाह विच्छेद। एक कैदी एक जेल से दूसरी जेल में जाना, कैदी का एक जेल से दूसरी जेल में जाना। ऐसी एक वो है दिवालिया, दिवालिया जब किसी को घोषित करा जाएगा तो उस पर जो कर की कंडीशन होगी वो किस किस को लेकर होगी, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार पे होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत अच्छी। यानी कि वन पे जो कर लगाया जाता है वो किस सूची के अंतर्गत है, तो समवर्ती। कारखाने पर जो कर लगेगा वो किस सूची के अंतर्गत लगेगा, तो किस पर, समवर्ती सूची के अंतर्गत लगेगा। ठीक है, ध्यान। सड़कें जो बनाई जा रही हैं उस पर जो कर लगाया जाएगा किसके अंतर्गत लगाया जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत लगाया जाएगा। ये आप खासकर ध्यान रखें। विवाह यानी कोर्ट मैरिज अगर हम करेंगे, विवाह जो करेंगे हम कोर्ट से, सरकारी दस्तावेजों से, तो उसका जो जमा होगा कर वो किसके रूप में जाऊगा, केंद्र और सरकार दोनों के पास जाऊगा। दोनों के पास जाने का मतलब है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा ये विषय। तो इनका आप खासकर ध्यान रखिए, ये मैंने तीनों आपको बता दिए, समवर्ती सूची, ये आपकी राज्य सूची का सारा का सिस्टम, और ये सारा का सारा संघ सूची का। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बेहतर। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलेंगे आगे की ओर भाई, देखेंगे आगे क्या है। तो अगली देखेंगे आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से
यानी कि जब पहली बात करेंगे तो अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। ये ध्यान रखना, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसको भी समझेंगे यहीं पे। वैसे तो सारी डिटेल दे रखी है। 1960 में सिंधी और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यही है कि मूल में कितनी थी? सॉरी, 14। वर्तमान में कितनी है? तो कोई नहीं, 22। ठीक है। सबसे पहले जोड़ी गई, जो सबसे पहले जोड़ी गई थी वो कौन सी भाषा थी? तो वो थी कौन सी? सिंधी। ठीक है। सबसे लास्ट में जो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? बोडो। ये है और कुछ नहीं है, इसका ध्यान रखना। 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। कौन कौन से के द्वारा? पहले 21वां संविधान संशोधन है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। तो पहले जो जोड़ी गई थी, सिंधी को जोड़ी गई थी ये 21वां संविधान संशोधन है। फिर 71वां, फिर 92वां। 21, 71, 92। 21 को 71 जोड़ेंगे तो 92वां। पहला संविधान संशोधन, ऐसे लिख दूंगा मैं, फर्स्ट एस संविधान संशोधन। फिर ये क्या हुआ? दूसरा पड़ा, जो दूसरी भाषा जोड़ी गई, जब क्या कौन सा हुआ? 71वां संविधान संशोधन। फिर 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखें। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। आप इसका सबका ध्यान रखें भाई अच्छे से, और इसको पढ़ें। इसमें मूल रूप से ये बात है, ध्यान रखना कि मूल मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 14। वर्तमान में कितनी है? तो 22। पहली बार किस भाषा को जोड़ा गया था? तो किसको? सिंधी को। और लास्ट में जोड़ी गई वो कौन सी है? बोडो है। ठीक है, ध्यान रखें भाई इसका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 9वीं अनुसूची देखेंगे। 9वीं अनुसूची क्या है? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या है? जोड़ी गई थी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत राज्य की संपत्ति अधिग्रहण को उल्लेख किया गया है। समझेंगे ध्यान से। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची का संबंध है संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी है? संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण का मतलब क्या है? अब इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। अब इसको जो बनाया गया है वो कैसा बनाया गया? कानूनी अधिकार। और कौन से आर्टिकल में ले गए हम इसे? तो आर्टिकल 300 कै में। पहले जो संपत्ति ग्रहण था तो ये था 19F में। 19F से कहाँ जा लिया ये? 300 कै में जा लिया। ठीक है, ध्यान रखना, संपत्ति अधिग्रहण। और ये जो है, ध्यान रखना, मूल संविधान में, अभी हमने पढ़ा था, मूल में जो है 8 अनुसूची थी। और यदि बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। ये नंबर कौन सा है? 9वीं अनुसूची का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या करा गया था भाई? जोड़ा गया था। तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। तो संविधान का पहला संशोधन, संविधान के पहले संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची का संबंध किस विषय से है? तो किससे है? संपत्ति अधिग्रहण से। संपत्ति अधिग्रहण यानी कि संपत्ति अब कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो 300 क्या के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति अधिग्रहण को किस में था? पहले 19F में था। ठीक है, ध्यान रखना, वहां से हटाकर कहाँ ले आए? 300 कै में, जो अब कैसा बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, ध्यान रखें इसका। बात समझ में आ गई?